हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। हम बात करेंगे कि कैसे एक कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है जब उसके ऊपर वेरियस फोर्सेज रहती लग रही हैं। और हम जानेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक लिस्ट देख लेते हैं। सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड ऑफ सिंपल एंड कंपोजिट फिगर्स, एरिया एमओआई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, थ्योरम्स रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड एंड कंपोजिट सेक्शंस। तो ये काफी बड़ी यूनिट है ये, इसीलिए हम इसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हम क्यों पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो ये एक वो प्रॉपर्टी है जिससे हमको पता चलेगा कि हाउ बॉडीज रेजिस्ट बेंडिंग एंड रोटेशनल मोशन। तो आगे जब हम कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, बीम्स हैं, स्लैब्स हैं, तो उसके ऊपर लोडिंग होगा, लोडिंग होने से बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेगा कि वो कितना रेजिस्ट कर पाता है। तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाउ अ बीम, प्लेट और अदर कंपोनेंट्स विल बिहेव अंडर लोड। So from simple geometric shapes to complex composite sections, and from flat plane areas to three-dimensional solids like cylinders and spheres, we will learn how to compute these vital properties. ठीक है? इससे हमको रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में की रिजिड बॉडीज को समझने में, पढ़ने में आसानी होगी। कैसे वो स्टेबल रहती है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों टर्म्स हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट कॉमनली सेंट्रॉइड वर्ड है जो प्लेन एरिया के लिए यूज करते हैं, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एक्सेट्रा। तो ये स्लैब के लिए टर्म्स में भी यूज हो जाता है। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम वहां यूज कर लेते हैं जहां पर हम बॉडी का एक मास मान लेते हैं, उसको 3D स्ट्रक्चर मानते हैं। तो क्या है सेंट्रोइड? इट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अ प्लेन फिगर और अ बॉडी एरिया। जैसे आप एक बुक को, एक पतली सी किताब है, उसको अपनी उंगली पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो आप उंगली मूव कर करके आप ढूंढने का कोशिश करते हैं कि उसका सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ वेट कहाँ आएगा जहां पे वो बैलेंस हो जाए। तो वो एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे वो आपका प्लेन एरिया आपकी एक पॉइंट पे उंगली पे बैलेंस हो जाए, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। Centroid is the geometric center of a plane figure or a body area. Center of gravity is the point where the entire weight of a body acts. तो ये हमारा सॉलिड मैकेनिक्स नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें भी बहुत काम का है ये कॉन्सेप्ट। फॉर यूनिफॉर्म ग्रेविटी फील्ड्स एंड होमोजेनियस मटेरियल्स, द सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक किताब को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक सेंटर जो है उस प्लेन एरिया का एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट थ्री डायमेंशनल बॉडी वो कोइंसाइड करेगा। तो उसके लेकिन दो कंडीशन है कि होमोजेनियस मटेरियल होना चाहिए, मतलब कि होमोजेनियस मटेरियल मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जो है सेम है सब डायरेक्शंस में। ऐसा नहीं है एक कोने पे भारी है, एक कोने पे हल्का है, एंड सो ऑन। एंड यूनिफॉर्म ग्रेविटी फील्ड होना चाहिए, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है हर पॉइंट पे सेम लग रहा हो बॉडी के। Physically, the centroid relates to geometry, while the center of gravity relates to mass distribution and weight. ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम पढ़ेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट की हमने बात की थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है प्रॉपर्टी है एक बॉडी की जो कि रेजिस्ट करता है बेंडिंग मोमेंट को। तो अगर हमारा बॉडी का वेट रेफरेंस एक्सिस से दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसका ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और उससे वो ज्यादा रेजिस्ट कर पाएगा बेंडिंग को। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। सपोज आपने एक प्लैंक लिया, सपोज आपने कोई भी एक प्लैंक लिया, लाइक एक लकड़ी का फट्टा लिया ऐसे, और उस पे आप खड़े हुए या लोड लगाया तो वो इजीली बेंड हो जाएगा अगर वो चौड़ा है ऐसे। वहीं आप सेम इस प्लैंक को आप ऐसे पकड़ लीजिए जहाँ पे नैरो एज ऊपर आ गया, और जब आप इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा वो बेंडिंग को। तो यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉपर्टी। चलिए, तो हमने अभी पढ़ा सेंट्रॉइड इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर्स अंडर लोड्स। तो अब बात करते हैं सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिंपल फिगर्स। तो हम सेंट्रॉइड एंड सीजी को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे इसमें, बट आप समझिए सेंट्रॉइड जो है मोस्टली कॉमन एरिया या प्लेन्स के लिए यूज होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्री डायमेंशनल बॉडीज के लिए यूज होता है जहां पर मास है कुछ बॉडी का। तो अब एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा उसके मिड पॉइंट पे। ट्राइंगल का लाई करेगा जहाँ पे उसके तीनों मीडियंस मीट करते हैं। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ये सब का लाई करेगा जहाँ पे उसके डायगोनल्स मीट करते हैं। और एक सर्कल का लाई करेगा उसके सेंटर पे। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी बाय हार्ट, सो दैट व्हेन यू आर सॉल्विंग फॉर न्यूमेरिकल्स यू कैन इजीली कंप्यूट दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिंपल फिगर्स। बिकॉज ट्रस्ट मी, इन रियल वर्ल्ड सिंपल फिगर्स का इतना कम कम यूज होगा, वही कंपोजिट फिगर्स का यूज ज्यादा होगा। बट हम एक कंपोजिट फिगर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं इन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल फिगर्स। यही सब सिंपल फिगर्स उसमें आएंगे, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, सर्कल। तो इनका आपको सेंट्रॉइड का इंट्यूटिव भी है, आपको ये स्क्वायर बुक है उसको आप कैसे बैलेंस करेंगे, वो मिड पॉइंट पे ही आएगा। तो इसको आपको याद रखना होगा। चलिए, अब बात करते हैं कि कैसे हम कंप्यूट कर सकते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ कंपोजिट फिगर।
तो सपोज एक इरेगुलर शेप दिया हुआ है और इसका हमको सेंट्रॉइड निकालना है, मतलब एक्स बार वाई बार। एक्स बार वाई बार क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम इन दिस कार्टेशियन सिस्टम। तो इसको हम ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से हमको एक्स बार एंड वाई बार निकालना है इस कंपोजिट फिगर का, सेंट्रॉइड का। तो हाउ डू वी गो अबाउट इट? वी ब्रेक डाउन दिस एरिया इनटू सिंपल फिगर्स। अब ये तो सर्कुलर है, तो इसका हम ऐसे थिन स्ट्राइप्स ऑफ एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं। अब एक कंपोजिट फिगर होगा कोई टी बी या आई बी, तो उसको हम सिंपल फिगर्स लाइक रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि हर एक एरिया स्ट्राइप A1 A2 A3 A4 एक्सेट्रा अप टू AN, उनका डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम दिस रेफरेंस एक्सिस OY, इसको y एक्सिस भी बोल सकते हैं, y एक्सिस से कितने कितने डिस्टेंस पे है हर किसी का सेंट्रॉइड x1 x2 x3 x4। ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि इतने डिस्टेंसेस पे इन सब छोटे छोटे एरियाज का सेंट्रॉइड है। तो हम x बार कैसे निकालेंगे? तो हमने वेरगॉन्स थ्योरम भी पढ़ा है, और यहाँ पे एक और भी बात कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है। तो आपने पढ़ा है मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट फोर्स फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट और एक्सिस। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड टॉर्क। सिमिलरली एरिया मल्टीप्लाइड बाय सम रेफरेंस डिस्टेंस और डिस्टेंस फ्रॉम सम रेफरेंस एक्सिस इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ एरिया। तो यही है वो मोमेंट ऑफ एरिया जो रेजिस्ट करता है रोटेशन या बेंडिंग को उस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। सपोज एक कोई प्लैंक है ऐसे, इसका ये रेफरेंस एक्सिस है, यहाँ पे आपने एक लोड लगाया, तो ये बेंड होने की कोशिश करेगा, राइट? ये बेंड हो जाएगा और कंपैरेटिवली इजीली बेंड हो जाएगा देन इफ से, तो ऑब्वियसली इसका थिकनेस भी है इस प्लैंक का एक। देन लेट्स से अगर हम इस प्लैंक को ऐसे खड़ा कर दें, जहां वहीं अब हम यहाँ पे लोड लगाएंगे तो ये कम बेंड होगा। अब इसका ये फ्रंट व्यू अगर देखें यहाँ से, मतलब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये ऐसा दिखेगा, और ये इसकी रेफरेंस एक्सिस है और यहाँ पे लोड लग रहा है। तो एरिया, सॉरी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम दिस रेफरेंस एक्सिस, यहाँ ज्यादा हो गया ये रेफरेंस डिस्टेंस। तो हम कह रहे हैं कि एरिया ऑफ मोमेंट क्या है? एरिया इनटू डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस। तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस रेफरेंस एक्सिस से ज्यादा दूर है कंपेयर टू, अगर ये सेम इसको यहाँ से अगर हम देखते तो ये इसका हो जाता मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस रेफरेंस एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है कम दूरी पे है, तो यहाँ पे इसका MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, या मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ मास। चलिए अब इसको थोड़ा क्लीन अप करते हैं। तो हमने वेरिंगटन थ्योरम से पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ द कंप्लीट एरिया और मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। Similarly, moment of area about a reference axis is equal to sum of moment of component areas from that same reference axis। तो अगर मेरा टोटल एरिया A है, उसका मोमेंट अबाउट रेफरेंस एक्सिस x बार है, हमने माना था x बार इज द डिस्टेंस। तो this moment of area, this A is composed of A1 A2 A3, and A1 x1 is the moment of this small area A1, where x1 is the distance of the center of gravity of that area। तो यही बात यहाँ फॉर्मल इंग्लिश में ऐसे लिखा है। तो देयरफॉर हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ए एक्स बार इज इक्वल टू ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारा एक निकल के आता है एक्स बार इज इक्वल टू ए वन एक्स वन और वन अपॉन ए इंटू ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री अप टू ए एन एक्स एन। सिमिलरली वाई बार यहाँ से निकल के आएगा वन अपॉन ए। अब हम रेफरेंस एक्सिस अगर चेंज कर दें तो आएगा ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री प्लस ऑन ए एन बाई एन। तो ये दो इक्वेशन कह लो आप, बहुत ही सिंपल सिंपल एल्जेब्रिक कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं इसमें। इससे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ कंपोजिट फिगर निकाल सकते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है जब हम एक सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं एक कंपोजिट फिगर का। द एक्सिस अबाउट विच मोमेंट्स ऑफ एरियाज आर टेकन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रेफरेंस। तो जब भी हम मोमेंट की बात करेंगे हम हमेशा एक रेफरेंस एक्सिस की बात करेंगे, क्योंकि मोमेंट जो है हमेशा एक रेफरेंस के अबाउट निकलता है। जैसे हमने टॉर्क में भी देखा था, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क।
इन द अबव आर्टिकल एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई आर कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेफरेंस। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट्स निकाले थे। The axis of reference of plane figures is generally taken as the lowest line of the figure for determining y and left line of the figure for calculating x। तो ये आसान भाषा में क्या कहना चाह रहे हैं, सपोज हमारे पास कोई कंपोजिट फिगर है, टी बीम है सपोज, इसका हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो इसके लिए हम बात कह रहे हैं कि y निकालने के लिए हम ये लोएस्ट एक्सिस को मान लेंगे इस फिगर का। तो ये वाला जो फेस है इसको हम रेफरेंस एक्सिस मान लेंगे। इस रेफरेंस एक्सिस से हम बताएंगे कि इसका जो y बार है वो कहाँ लाई करेगा, और लेफ्ट मोस्ट एक्सिस मान लेंगे। इस एक्सिस के अबाउट हम बताएंगे कि x बार कहाँ लाई करेगा। ठीक, यही बात कह रहे हैं यहाँ पे। If the given section is symmetrical about x-axis or y-axis, then the center of gravity of the section will lie on the axis of symmetry। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इजी हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं कि जैसे अब ये टी सेक्शन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब मिरर इमेज है एक दूसरे का, इस एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है ये, तो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, और ऐसा क्यों, ऐसा होने से क्या होगा, ये हमको x बार कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सपोज लेंथ हमको जनरली गिवन ही होगा, तो हम इसका मिड पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमारा x बार जो है डायरेक्ट कंप्यूट हो जाएगा, कंप्यूट। और इसको मोस्टली हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे एक एक्सिस बनाएंगे सिमेट्रिकल एक्सिस और बोलेंगे कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस एक्सिस पे लाई करेगा जो पास करती है इस मेंबर के मिड पॉइंट से इस मेंबर के मिड पॉइंट से। तो इससे हमारा एक कैलकुलेशन या एक कोऑर्डिनेट का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। चलिए फिर बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंपोजिट बॉडीज। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंपोजिट बॉडीज और सेक्शंस लाइक टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड बाय स्प्लिटिंग देम इनटू रेगुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अभी हमने बात की इसी में ही, जैसे इसका हम कैसे निकालेंगे, इस एक रेक्टेंगल को एक वन मान लेंगे, इसको टू मान लेंगे, फिर हम a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन टोटल एरिया ये निकाल लेंगे। बट ये हम x हमको निकालना नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो इस केस में हम सिर्फ y निकालेंगे। y बार विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a ऑफ a1 y1 प्लस a2 y2। वेरी इजी। चलिए अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। पूछा गया है फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टी सेक्शन। तो हमको ये डायमेंशन दिए गए हैं टी सेक्शन के, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो हम पहले देख लेते हैं इसमें कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, तो है टी सेक्शन का ये एक्सेस होता है सिमेट्री। तो इसमें एक्स बार जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा, वो कहाँ है, अगर हम इसी को रेफरेंस एक्सिस मान लें तो एक्स बार ऐसे होगा 0, बट एक्स बार का पोजीशन जो है हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे ये 1.5 है और यहाँ पे ऊपर 6 है। तो एक्स बार को हमको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। अब वाई बार निकालना है, तो वाई बार कैसे निकलेगा, वाई बार हम किसको बोल रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कंपोजिट सेक्शन। तो ये आपको कहीं ना कहीं ऐसे डिफाइन करना होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन a1 y1 प्लस a2 y2। अब यहाँ चलिए अब बात करते हैं a1 a2 y1 y2 क्या है। a तो है टोटल एरिया ऑफ द कंपोजिट फिगर, a1 और a2 क्या है, एरियाज ऑफ दी स्मॉल सेक्शंस जो हमने अज्यूम कर लिए हैं विच कंप्राइजेस दी टोटल सेक्शन। तो एक रेक्टेंगल 1 है, एक रेक्टेंगल 2 है, तो इनके एरिया निकालने इजी है, 12 3 36, 10 3 30, a1 a2 और कैपिटल ए आ गया। अब बात करते हैं y1 और y2, ये क्या है, ये है हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ईच ऑफ दीज कंपोजिट फिगर्स। मतलब कि रेक्टेंगल 1 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रेक्टेंगल 2 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड, तो वो कहाँ लाई करेगा, वो उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा। वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर, तो ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो a/2 एंड b/2 यहाँ पे लाई करेगा इसका ज्योमेट्रिक सेंटर। तो y1 और y2 इजी निकल गया। बट इंपॉर्टेंट बात है इसमें ध्यान रखने की कि एक रेफरेंस एक्सिस से ये y1 और y2 को निकालने हैं, ताकि हम जो एक कंपोजिट फिगर का सीजी आएगा या सेंट्रॉइड आएगा उसको हम बता सके कि वो कहाँ पर लाई करता है एक रेफरेंस एक्सिस से। अभी हमने 2 स्लाइड पहले देखा था कि पॉइंट्स टू रिमेंबर में हम लोएस्ट पॉइंट या लोएस्ट मेंबर को एक रेफरेंस एक्सिस मान लेते हैं फॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ द सीजी। तो इस एक्सिस से मेंबर 1 का सीजी कहाँ लाई करेगा, तो विद इन दिस रेक्टेंगल, जो कि मान लेते हैं कि अगर ये रेफरेंस होता तो इसका सीजी कहाँ लाया करता, 1.5 सेंटीमीटर, ये 3 है तो यहाँ 1.5 सेंटीमीटर पे आएगा। बट इस रेफरेंस एक्सिस से कितना होगा, 1.5 ये प्लस 10 ये, तो 11.5। तो टोटल एरिया की बात करें वो हमारा कितना था, 36 प्लस 30 इंटू a1 क्या है हमारा 36, अब y1 क्या है 11.5, 1.5 प्लस 10 प्लस a2 कितना हो गया हमारा 30 इंटू y2 क्या है इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड, वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर पे, और वो किस रेफरेंस से होगा, सेम रेफरेंस यहीं इसी एक्सिस से होगा, तो इंटू 5। सब सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 8.54 सेंटीमीटर।
तो हमको आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बोलना होगा, इसको सपोज नाम दे देंगे ए बी, तो लेट द रेफरेंस एक्सिस बी द लाइन पासिंग थ्रू द मेंबर और लाइन ए बी ऑफ द कंपोजिट सेक्शन। हमको बोलना है कि ये हमारी एक्स एक्स डैश इज द रेफरेंस एक्सिस, इस एक्सिस से हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो है 8.54 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो 10, ये टोटल 10 है, तो ये 5 है, तो सपोज यहाँ कहीं आएगा हमारा। इसको थोड़ा क्लीन अप भी कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंपोजिट सेक्शन आएगा। अब आप इसको इंट्यूटिवली थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि अगर ये अकेला यही मेंबर होता नीचे वाला तो मिड पॉइंट पे आ जाता ना, क्योंकि यही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिंपल फिगर मिड पॉइंट। अब हमने यहाँ पे इसके थोड़ा सा एक और एरिया ऐड कर दिया या वेट ऐड कर दिया, तो जो एवरेज है या जो मीन है तो वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसकी तरफ झुक जाएगा। सपोज मतलब अगर हम बात करें, एक रॉड है, सिंपल वो मिड पॉइंट पे बैलेंस हो जाती है। लेकिन अगर सपोज हम यहाँ पे एक छोटा सा वेट ऐड कर दें तो ये नीचे झुक जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है तो ये फलक्रम को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा ना, तब ये बैलेंस होगा। आपने देखे होंगे क्रेन्स, जो बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं उसमें यही प्रिंसिपल काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम सीजी और ये पढ़ रहे हैं सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि क्रेन में ऐसे काम करता है, राइट? कि एक क्रेन का एक बहुत बड़ा आर्म होता है, यहाँ पे काउंटर वेट्स डलते हैं, ये सब वेट्स को बोलते हैं काउंटर वेट। तो उससे ये जो हमारा आर्म है ये बैलेंस रहता है, इसको आप फिर रोटेट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। तो जितना ऑब्जेक्ट यहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ लिफ्ट करना है उसके हिसाब से हम इस काउंटर वेट को एक्चुअली मूव करते हैं। अब वेट कम ज्यादा कर नहीं सकते इजीली, इसलिए इस वेट को हम आगे पीछे मूव करते हैं ताकि ये फलक्रम को हम मूव कर सकें, यानी कि सीजी को मूव कर सकें। सीजी मूव होने से हमारा ये आर्म बैलेंस हो जाता है। तो जब यहाँ पे कोई भी एक हैवी लोड बंधा हुआ है सपोज रस्सी से, उसको उठाने में आसानी हो या उठाते समय कि हमारी मशीन जो है डिसबैलेंस ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो कोई। तो इंट्यूटिवली आपको समझ में आया कि एक रॉड है वो सेंटर पे बैलेंस होगी, बट एक अगर हमने यहाँ पे एक वेट रख दिया थोड़ा सा तो ये फलक्रम या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है शिफ्ट हो जाएगा। अब वो इस पॉइंट पे बैलेंस होगी डिपेंडिंग ऑन यहाँ कितना वेट है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि अगर सिर्फ नीचे वाले मेंबर का सीजे निकालना होता वो उसका मिड पॉइंट होता, बट अगर हमने ऊपर एक छोटा सा और एरिया ऐड कर दिया, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा है, ऑब्वियसली छोटा बड़ा रिलेटिव टर्म है, जितना भी एक एरिया ऐड किया उसी उसके प्रोपोर्शनली ये मूव हो जाएगा यहाँ पे। अब तो देखिए कितना मूव हुआ, 3 साढ़े 3 सेंटीमीटर मूव हो गया। ऐसे 5 सेंटीमीटर पे होता सीजी, बट अभी 8.5 पे चला गया। ठीक है, तो ये इसका इंट्यूशन है, ये इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमने डिस्कस किया है। चलिए एक नेक्स्ट पॉइंट, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोलता है कि आई सेक्शन का इस कंपोजिट सेक्शन का सीजी निकालिए। तो देखिए इसको एक बार इंट्यूटिव समझेंगे, फिर एक बार मैथमेटिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सपोज एक सिर्फ सेंटर वाला एक रेक्टेंगल होता, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके मिड पॉइंट पे आ जाता, बट एक एरिया ऊपर ऐड हो गया, एक एरिया नीचे ऐड हो गया। अब हमको दिख रहा है ऊपर वाला एरिया कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे वाला एरिया कितना है, 20 × 2 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये एरिया इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा और ये एरिया थोड़ी सी अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अब इसमें ताकत ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है, तो ये अपनी तरफ खींच पाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये इसके मिड पॉइंट से नीचे आएगा। ये हमको इंट्यूशन से, ये तो हमको क्या बोलेंगे, वैलिडेट भी कर लेंगे इससे हम आंसर को। ठीक है, तो चलिए अब डिफाइन कर लेते हैं हम। वन, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है। और एक और बात, ये सिमेट्रिकल है इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ से एक एक्सिस निकाल दें, एक्स एक्स डैश। इस एक्सिस के अबाउट ये बीम या ये कंपोजिट सेक्शन सिमेट्रिकल है, तो हमारा सीजी इस एक्सिस पे लाई करेगा। तो हमको उसको डिफाइन करने, उसको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, डिफाइन करने की जरूरत है कि आपको लिखना होगा कि लेट एक्स एक्स डैश बी दी एक्सिस पासिंग थ्रू दी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एज शोन। तो ये आपको डायग्राम में से बनाना होगा, क्वेश्चन में ये सिमेट्रिकल एक्सिस नहीं गिवन होगा। ये आप बनाएंगे और बोलेंगे कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि हमारा कंपोजिट सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, फिर हमारा एक रेफरेंस एक्स एक्सिस भी मान लेंगे जो कि है ये लोएस्ट मेंबर। एक्चुअली ये ठीक है, थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन गड़बड़ लिख दें, यहाँ पे वाई वाई डैश आएगा और इसको हम एक्स एक्स डैश मान लेंगे। ये भी आपको डिफाइन करके लिखना होगा क्वेश्चन में कि लेट, और इसके नाम लिख दीजिए तो डिफाइन करने में इजी हो जाता है कि लेट एक्स एक्स डैश बी दी रेफरेंस एक्सिस पासिंग थ्रू दी लाइन ए बी ऑफ दिस कंपोजिट सेक्शन। तो हमारा जो वाई बार है वो इस एक्सिस के रेफरेंस में हम निकालेंगे, कंप्यूट करेंगे। चलिए फिर, तो वाई बार का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, 1 अपॉन टोटल एरिया A1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3। अब टोटल एरिया तो हम A1 प्लस A2 प्लस A3 से निकाल लेंगे। अब A1 क्या है हमारा, ऊपर लिखा है ये 20 है, 10 × 2। A2 कितना है, 15 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 30। A3 कितना है, 40।
तो ये टोटल कितना हो गया, 50 और 40 90। चलिए फिर A1 कितना है, 20। अब Y1 क्या है, Y1 जो है इसका मिड पॉइंट है, लेकिन कहाँ से डिफाइन करना है, इस मेंबर से। तो इस पॉइंट का हाइट कितना होगा, इस यहाँ से तो 2 है तो ये 1 होगा, यहाँ से 1 है, ये टोटल 15 है, 15 और 1 16, और ये 2 और है तो 18। तो ये 18 सेंटीमीटर होगा। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आपको लिखना पड़ेगा। A2 कितना है, 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई Y2 कितना है, इसका सेंटर पॉइंट कितना है, 7.5 पे है, ये 15 है तो 7.5 है इसका, और यहाँ से कितना है तो 2 और जोड़ दीजिए 7.5 में, 9.5 सेंटीमीटर, प्लस A3 कितना है, 40, और Y3 कितना है, इसका मिड पॉइंट वो होगा 1 सेंटीमीटर पे। ये सब आप कैलकुलेटर में डालिए, सॉल्व करेंगे, आएगा 7.61 सेंटीमीटर। 2 डेसिमल तक आप अपना आंसर लिखिएगा तो ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो हम इंट्यूटिवली बात कर लेते हैं, हमने बात किया था कि ये जो इसका मिड पॉइंट है उससे नीचे रहेगा, क्योंकि इसकी ताकत ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है। तो अगर यहाँ ये मिड पॉइंट जो है इस रेफरेंस एक्सिस से कितना है, 7.5, और नीचे 2 9.5। अब हमारा वाई बार CG ऑफ द कंपोजिट सेक्शन आया है 7.61, तो 7.61 जो है यहाँ आएगा। यही हमने बात किया था, ये देखिए कि इस कंपोजिट सेक्शन का CG इससे थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, इसने CG या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सेंट्रॉइड को अपनी तरफ खींच लिया है। तो ये इंट्यूशन से आपको वैलिडेट भी हो गया कि हमारा आंसर सही है। चलिए फिर एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। हम्म देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई सिमेट्रिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसा कोई एक्सिस नहीं है जहाँ पे अगर हम जिसको हम ड्रॉ करें और उसके ऊपर हम फिगर को फोल्ड कर दें तो वो सिमेट्रिक है, ऐसा नहीं है कोई एक्सिस। तो इसके लिए हमको एक्स बार और वाई बार दोनों कंप्यूट करना पड़ेगा। और इस न्यूमेरिकल से एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आएगी, जब हम सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल तब बताता हूँ। तो ठीक है, इसको भी मान लेते हैं। तो हमारे रेफरेंस एक्सिस मानने पड़ेंगे, एक्स बार और वाई बार की पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमको दो रेफरेंस मानने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि वाई एक्सिस इज दी एजी एक्सिस, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक्स बार को डिफाइन करेंगे, मतलब एजी से राइट वर्ड कितना दूर है हमारा एक्स बार, एंड वाई बार को हम के लिए हम जी एफ को मान लेते हैं। तो जी एफ से कितना ऊपर होगा हमारा वाई बार। वाई बार क्या है, सी जी और सेंट्रॉइड ऑफ दिस कंपोजिट फिगर। तो इसको भी दो सिंपल फिगर्स में तोड़ लेते हैं, एक रेक्टेंगल 1 एक रेक्टेंगल 2। तो पहले एक्स बार निकाल लेते हैं, चलिए। एक्स बार, सॉरी, एक्स बार क्या होगा, 1/a1 x1 प्लस a2 x2। ए क्या है, A1 कितना है, तो ये 10 सेंटीमीटर है साइड, ये 2 है, तो 20 सेंटीमीटर हो गया A1। A2 कितना है, ये 8 ये 2, तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ ये 20 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 36। A1 आ गया। अब x1 कितना होगा, x1 क्या है, इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट, इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट क्या कितना पे होगा, एक यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे। तो हम x की बात कर रहे हैं तो वो है 1 सेंटीमीटर, प्लस 16, A2 is 16 इंटू, अब x2 कितना होगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, इस एक्सेस से 4 सेंटीमीटर और नीचे से 1 सेंटीमीटर ऊपर, तो x कितना है, 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 2.33 सेंटीमीटर। अब सिमिलरली वाई बार निकाल लेते हैं, वाई बार कितना होगा, 1/a1 y1 प्लस a2 y2। टोटल एरिया तो सेम ही है 36, A1 भी हमको पता है 20। अब y1 क्या है, इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट जो है 5 सेंटीमीटर, लेकिन वो 5 सेंटीमीटर है यहाँ से, हमारी रेफरेंस एक्सिस है ये, तो ये कितना दूर हो गया यहाँ से, 5 प्लस 2 7 सेंटीमीटर, प्लस y2 कितना है, सॉरी A2 कितना है 16, अब y2 कितना है निकाला था 1 सेंटीमीटर, बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.33 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट जो इंटरेस्टिंग बात जो मैं बता रहा था, वाई बार जो है 4.3 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो जो कि होगा 2 ये, और ये अगर 5 है तो ये 2.5 है, तो यहाँ यहाँ कहीं आएगा, इस एक्सिस पे आएगा हमारा वाई बार। अब हमको निकालना है एक्स बार, 2.3 सेंटीमीटर, तो देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2.3 सेंटीमीटर यहाँ कहीं आएगा। तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेंट्रॉइड है वो जरूरी नहीं है कि किसी मेंबर ऑफ दी सेक्शन पे ही लाई करे, मतलब वो बॉडी पे ही लाई करे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा जरूरी नहीं है, वो उसके बाहर भी लाई कर सकता है। तो ऐसे यहाँ पे ये हवा में है, ऐसा क्यों है, इंट्यूशन देखिए अब आप इसका। तो इस पूरे का मिड पॉइंट कितना, 6 सेंटीमीटर, हमारा ये कितना आया है 4 सेंटीमीटर, तो मिड पॉइंट होता कहीं ये
7, तो यहाँ कहीं होता, इस लाइन पे होता मिड पॉइंट, इस एक्सिस को, इसका मिड पॉइंट यहाँ है। तो हमारा मिड पॉइंट से नीचे है, क्यों है? क्योंकि नीचे की तरफ एक एरिया ज्यादा है, तो इसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपनी ओर खींच लिया है। फिर इस मेंबर का मिड पॉइंट यहाँ है 1 सेंटीमीटर पे, इस मेंबर का मिड पॉइंट यहाँ है, लेकिन इसका एरिया जो है डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट दिस मिड पॉइंट टुवर्ड्स द राइट भी है। तो यहाँ पे जो एरिया है ये वाला, इस एरिया ने इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंपोजिट फिगर को अपनी तरफ खींच लिया है, जिसकी वजह से वो ये फिगर के बाहर यहाँ हवा में आ गया है। तो ये इसका इंट्यूशन है। सुनने के लिए धन्यवाद। इसका जो अगला पार्ट है या अगले टॉपिक्स हैं इस यूनिट के, वो हम एक अगले वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपके कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट में लिख के बताइए, या आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कराना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है या कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है, या फिर जिसमें कोई और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने देखा कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। इस टाइप का अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।